एक बात प्रोफेसर महेशचंद जी ने भी कही और सोडी साहब ने भी बहुत ही बखूबी उस बात को कहा है, जब तक मार्केट का लिंकेज सेट एस्टेब्लिश नहीं होगा किसी भी चीज़ का विकास नहीं हो सकता, खेती का। और डेयरी और गन्ना उद्योग, चीनी उद्योग दो इसके बहुत ही सशक्त उदाहरण हैं, क्योंकि बीच में कोई इंटरमीडिएशन नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, और दोनों उद्योग बहुत ही एस्टेब्लिश हुए हैं, बहुत ही एक प्रभावी उन्होंने भूमिका निभाई है अर्थव्यवस्था में। तो बेसिक बात यह है कि मार्केट तैयार करना एक बुनियादी चीज़ है। जब तक मार्केट तैयार नहीं होगी किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम डेवलप नहीं कर सकते कायदे से। दूसरी बात यह है कि जो इकोसिस्टम सपोर्ट है, इकोसिस्टम सपोर्ट में पॉलिसी फ्रेमवर्क का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे उदाहरण के तौर पे एथेनॉल की पॉलिसी और एक्सपोर्ट की पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई, दोनों चीज़ों ने पिछले 3-4 साल में यदि देखें तो लगभग तकरीबन 22 लाख से भी ज़्यादा, बल्कि 23-24 लाख मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट की है पिछले 3 साल में। और ये जग जाहिर है कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम है उसमें 12% ब्लेंडिंग इंडिया जैसे कंट्री में हुई है जो एथेनॉल की, और इतना इन्वेस्टमेंट आया, इतने सारे एथेनॉल के प्लांट लगे हैं। और उसका मेन कारण ये है कि एक तो मार्केट है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है पूरा, और इंडस्ट्री ने उस पर बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट किया है। और इसी का परिणाम है कि 12% एथेनॉल ब्लेंडिंग हुई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बहुत ही तेज़ी के साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग का विकास हुआ है, इस प्रोग्राम का विकास हुआ है। अब बात आती है कि इसको जैसे इसमें कारपोरेट क्या भूमिका, इन्वेस्टमेंट जो बात कही कि इन्वेस्टमेंट, हालांकि इन्होंने सारी के जनरल इंडस्ट्री की बात की है, तो यहाँ मैं स्पेसिफिक अपनी कंपनी की तरफ से तो बहुत ही लिमिटेड बात रखूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने की बात है। चूँकि यहाँ कृषक बंधु बैठे हैं और जो गन्ना की खेती से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आप लोगों को सूचित करते मुझे हर्ष हो रहा है कि हमने एक ऐसा एक सस्टेनेबल शुगर केन प्रोडक्शन का एक प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें हमने सारे मल्टीलेटरल एजेंसीज, सारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स सबको इकट्ठा किया, जैसे IFC, जैसे अपनी सोलिडैरिडेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, रिवोल्यूश, नेटाफिम, सबको तैयार किया है, जिससे कि उनसे टेक्नोलॉजी की सर्विसेज लेते हैं, फार्मर्स को सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, और एक बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से एक प्रोग्राम चलाया है पानी के बचाव का, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बचाने का। और एक जो नायाब प्रोग्राम अभी भानवाला साहब ने टच किया है कि लोगों को किराए पर मशीनें उपलब्ध कराने का सिस्टम हमने कि लघु उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की है, जिसमें 209 माइक्रो एंटरप्रेन्योर तैयार किए हैं जो फार्मर्स हैं, और वो फार्मर्स मशीन किराए पे लेते हैं, मशीन किराए पे देते हैं लोगों को जिनके पास मशीनें नहीं हैं। और एक व्यवस्था बहुत ही सुनियोजित तरीके से चलाई जा रही है, जिसका सभी कृषकों को बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह के इन मॉडल्स को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि इसमें कृषि की उत्पादकता बढ़े और किसानों को सुविधा मिले। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है सर, आपने एक बात बहुत अपेक्षा आपकी वाजिब है, जैसे चीनी उद्योग ने जैसे एथेनॉल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ऐसे ही CBG के उत्पादन में, कंप्रेस्ड बायो CNG के उत्पादन में चीनी उद्योग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारतवर्ष में लगभग 600 चीनी मिले हैं, उनके पास प्रेसमड है, प्रेसमड से बहुत ही एक ये CNG एक बहुत ही कंपेटिबल फीड स्टॉक है, और उस फीड स्टॉक से आप CNG बना सकते हैं। गहलोत साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने इसको लीड किया है और अपने एक प्लांट में उन्होंने CBG की स्थापना की है। DCM श्री राम भी एक प्लांट में CBG के प्लांट की स्थापना कर रहा है। तो ऐसे बहुत क्विकली सतत प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसी है सतत प्रोग्राम भी। ज़रूरत इस बात की है कि उस पॉलिसी के तहत, उस प्रोग्राम के तहत जो ऑफ टेक की गारंटी है, ऑफ टेक तीन ऑफ टेक होंगे, एक तो गैस, एक फर्टिलाइज़र और एक लिक्विड जो फर्टिलाइज़र निकलता है, तीनों की ऑफ टेक की गारंटी सुनिश्चित हो जाए। मेरा पक्का यकीन है कि चीनी उद्योग इसमें इमीडिएटली अगले 3 साल में लगभग 500 CBG के प्लांट हिंदुस्तान में लग सकते हैं। ऐसी संभावना बिल्कुल है। और इसके साथ साथ जो बायोमास, जो पराली की दिक्कत है या बायोमास इतना हमारा वेस्ट हो रहा है, तो बायोमास को भी हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं
और बायोमास का चूँकि चीनी मिलों के पास ये दक्षता है, ये कुशलता है और फार्मर्स के साथ उनका सीधा लिंकेज है, तो एक एग्रीगेशन की जो कैपेसिटी शुगर मिल्स की है वो किसी आम एंटरप्रेन्योर की नहीं हो सकती। तो बायोमास पे आधारित भी सीपीजी प्लांट चीनी उद्योग लगा सकता है, बशर्ते कि ये 3 चीज़ें जो ऑफ टेक की गारंटी सुनिश्चित हो जाए। यह एक निश्चित तौर पे एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगी और हमारे जो ईंधन है उसके भी एनर्जी सिक्योरिटी करेगी कंट्री में, और बहुत ही एक नायाब ये एक एग्जाम्पल बन सकता है। दूसरी बात सर, ये जो आपने इसकी बात कही कि आगे की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, जैसे कोई भी विकास करेंगे तो चुनौतियाँ क्या है, तो एक तो चुनौती आपने जो लीज जो लैंड लीजिंग की बात की, इसके लिए मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र जी को साधुवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट जो प्रस्तुत किया है देश के सामने, उसके अडॉप्शन की बहुत सख्त आवश्यकता है। बटाई की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और चूँकि देखिए स्वाभाविक सी बात है, हमारे नौजवान आगे दूसरे धंधों में शामिल, दूसरे व्यवसायों में इंगेज होंगे, शहरों की तरफ जाएंगे, तो खेती कौन करेगा। तो इसमें एक जो इसको फॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है और ये टॉप मोस्ट एजेंडा होना चाहिए सारे स्टेट्स का कि जो इसको विधिवत रूप से सुनियोजित तरीके से कायदे से इसको काम को किया जाए, जिससे कि न लेसर के दिमाग में कोई इश्यू हो, न लेसी के दिमाग में कोई इश्यू हो और इन्वेस्टमेंट आए। इसके साथ साथ जो मैं संभावनाएं देखता हूँ, संभावनाएं मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा संभावनाएं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, आगे आने वाले समय में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उससे बहुत सारी संभावनाएं हैं, एग्रीगेशन में हो या एग्टेक सर्विसेज में हो। ये जो एग्टेक सर्विसेज की बात है, चूँकि देखिए डिजिटलाइजेशन की मदद से एक निश्चित तौर पे एक संभावना खुलती है और एग्टेक एक एज ए स्पेस ये निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा और सर्विस प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी खुलेंगी और एक व्यवसाय के रूप में निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो इसमें भी मेरा सर आपसे अनुरोध है कि जो एग्टेक को कैसे सपोर्ट किया जाए, इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए और कैसे एक्सेलरेट किया जाए, ये भी एक एरिया है जहाँ पर पोटेंशियल लाई करता है। इसके साथ साथ एक सर मैंने पहले भी आपसे एक बार कहा था कि जो शुगर फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि देखिए चीनी के इसके कृषि के 2 ही पाथवे हैं तरक्की के, एक तो बायो एनर्जी और दूसरा फूड प्रोसेसिंग और तीसरा डायरेक्ट फूड तो है ही है। तो बायो एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग, बायो एनर्जी में तो है ही है, फूड प्रोसेसिंग में जैसे चीनी उद्योग है, अब चीनी उद्योग के पास कैपेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है, एग्री वैल्यू चेन की कैपेबिलिटी है और सेलिंग स्किल्स हैं, मार्केटिंग स्किल्स हैं। उनको फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं, ये आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। इनमें एक पायलट के रूप में कम से कम कुछ चीनी मिलों में प्रयोग जरूर किया जाए। गन्ने के अलावा जो अन्य फसलें होती हैं काश्तकारों की, उनकी हम फूड प्रोसेसिंग कैसे कर सकें, जिससे चीनी उद्योग न केवल चीनी पैदा करे बल्कि ऊर्जा भी पैदा करे और फूड प्रोसेसिंग के हब के रूप में भी विकसित हो। ये 3-4 सुझाव हैं जिससे कि निश्चित तौर पे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।